नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अपराधियों के खिलाफ जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को जैनपुर कोतवाली ने प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शामिल गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 8 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अस्तित्व विहीन फार्मेसी कॉलेज का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में जैनपुर कोतवाली पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सगड़ी क्षेत्र के विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू के साथ ही बीते 6 जनवरी को लखनऊ के कठौता चौराहे के समीप मऊ जनपद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्या में नामजद टॉप 10 अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। बताते हैं कि सगड़ी क्षेत्र के खरास्तीपुर गांव में गैंगस्टर कुंटू सिंह द्वारा गिरजा शंकर सिंह स्मृति महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा था। इसके साथ ही उक्त गैंग लीडर के द्वारा सगड़ी क्षेत्र में ही अवैध तरीके से निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी संचालित किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने विगत 19 मार्च को ध्वस्त करा दिया। कुंटू के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस द्वारा 12.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस द्वारा कराई गई जांच में पता चला कि खरास्तीपुर गांव में स्थित डिग्री कॉलेज के भवन को फर्जी तरीके से प्रदर्शित करते हुए कुंटू सिंह व उनके सहयोगियों द्वारा मां विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, जबकि कॉलेज का अस्तित्व केवल कागजों पर दर्शाया गया है और वास्तविक धरातल पर कुछ भी नहीं है। पुलिस ने इसे घोर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना और इस मामले में फार्मेसी कॉलेज के संचालन हेतु बनी कमेटी के साथ ही रजिस्ट्रेशन से पूर्व की गई जांच में शामिल लोगों को भी दोषी माना है। इस मामले में गुरुवार को जैनपुर कोतवाली में कुल 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया गया है। आरोपित किए गए लोगों में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, शिव प्रकाश यादव, सचिव बालकरण यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र यादव, शिवेश कुमार सिंह, मनोज सिंह, अभिषेक सिंह एवं रामकरण सिंह शामिल बताए गए हैं। कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी पत्नी की तरफ से एक पंफलेट प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3 स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन के लिए वो पंफलेट था। एक रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, दूसरा माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज और तीसरा गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय। जो पॉलिटेक्निक है और जो महाविद्यालय है, पॉलिटेक्निक का ध्वस्तीकरण गलत आधार पे होने के कारण हो चुका है, महाविद्यालय सील है और इसका कोई एग्जिस्टेंस माँ विद्यावती होम्योपैथिक कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ध्रुव सिंह जेल में थे तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी इसकी मान्यता के लिए और उस मान्यता पर फर्जी बिल्डिंग दिखाते हुए, ये जो महाविद्यालय इसकी बिल्डिंग को होम्योपैथिक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हुए एक मान्यता प्राप्त की गई थी और उसमें जो एक व्यक्ति इनका प्रबंधक था उसके द्वारा अपने आप को फर्जी आधार पर ध्रुव सिंह का सगा भाई बताया गया था, यानी रुद्र प्रताप सिंह का लड़का मानकर उसमें एफिडेविट लगाया था। उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और मात्र 25 दिन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर, जो कमेटी बनी थी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसमें मान्यता हेतु संस्तुति की थी। तो ये पूरा प्रकरण, जो पूरी मान्यता है, फर्जी आधार पर ली गई। इसी आधार पर जांच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इंस्पेक्टर जैनपुर द्वारा और इसमें ध्रुव सिंह, कुंटू सिंह हैं, उनके जो कमेटी है उस पूरे लोग हैं, यानी 8 लोग वो हैं। इसके अलावा 3 लोग वो हैं जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट, जांच समिति जो बनी थी, जो 3 उन लोग, तो कुल 11 लोगों के खिलाफ है। क्योंकि ये पंफलेट वन्ना सिंह के द्वारा भी, इस पर फोटो है, उनके द्वारा जारी किया गया, वो भी इसमें बाद में मुलजिम बनेंगी जांच के उपरांत। और इस पूरे फर्जी जो होम्योपैथिक कॉलेज है जिसमें एडमिशन इनके द्वारा पहले कराए गए थे, बाद में 2 साल की फीस इनके द्वारा नहीं जमा की गई, यूनिवर्सिटी फीस, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे। तो ये पुनः पंफलेट जारी किया गया था ताकि इसमें हो और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जाएगा। बाद में इसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नेहरू हाल के सभागार में दिनांक 26 जून 2021 को सुबह से जनपद के अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कल बंदी होने के कारण कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह का जुलूस लेकर नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों को ला सकते हैं।
नामांकन के दौरान नामांकन कक्ष में केवल 2 लोग ही रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई जुलूस निकालता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग करा दी गई है। उसी के हिसाब से पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उठापटक शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को लेकर मौन पड़ी हुई है। सपा और भाजपा का दावा उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 जुलाई को मतदान होगा। 26 जून को ही नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले सपा बसपा के बीच मुकाबला हुआ करता था, मगर पहली बार जिला पंचायत के लिए सपा के मुकाबले में भाजपा सामने नजर आ रही है। 84 सदस्यों वाली जिला पंचायत में किसी भी दल के जीत के लिए 43 सदस्य चुनाव नहीं जीते हैं। संख्या बल में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे नंबर पर बीएसपी है, जबकि सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। भाजपा ने नए चेहरे के रूप में संजय निषाद पर दाव लगाया है। संजय निषाद के पिता कन्हैया निषाद 2017 में अतरौलिया विधानसभा से भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सदर विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पंचायत का नामांकन 26 तारीख को यानी कि कल होना है, जिसके लिए नेहरू हॉल को चिन्हित किया गया है। सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सारे प्रपत्र वगैरह सब तैयार हैं। नॉमिनेशन पेपर हमारे लगातार जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ था उसके बाद से विक्रय हो रहे हैं और कल सुबह से वहाँ पे सारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कल बंदी है, तो कोई भी किसी भी तरह का जुलूस लेके नहीं आएगा। जो प्रत्याशी है अपना आ सकता है और साथ में अभी जो अधिकतम 5 लोग एक साथ होते हैं वो एक साथ आ सकते हैं, बट साथ में उनके एक अभिभावक होता है और एक जो साथ में 2 लोग जो चिन्हित होते हैं वो आ सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेडिंग सुरक्षा के दृष्टिगत की गई है जगह जगह, और उसी के हिसाब से फोर्स भी लगेगी और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। जिला पंचायत का नामांकन होगा और इसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक तो आउटर कॉर्डन बनाया गया है जहाँ पर चेकिंग हुई DFMD लगाया जाएगा, और केवल जो कैंडिडेट है और उसके जो प्रस्तावक हैं उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, बाकी सबको बाहर रोका जाएगा। बाहर जो आउटर है उसमें तलाशी की व्यवस्था रहेगी और कोई भी हथियार लेकर नहीं चल पाएगा। वहाँ पर कोई ऐसा साधन लेकर नहीं चल पाएगा जो किसी की जान के लिए खतरा हो। अंदर सेकंड लेयर है, वहाँ भी चेकिंग होगी, और उसके बाद जहाँ नॉमिनेशन होगा वहाँ पर लास्ट कॉर्डन होगा और वहाँ भी चेकिंग होने के बाद अंदर जाएंगे, ताकि कोई किसी तरह की किसी को सुरक्षा की कोई समस्या ना हो। तो बैरिकेडिंग भी की गई है? हाँ बिल्कुल, बैरिकेडिंग भी की गई है। बिना त्रिस्ते व्यवस्था बिना बैरिकेडिंग के नहीं की जा सकती। बैरियर बनाए गए हैं, उनके वो बैरियर्स पर से बिना चेकिंग के किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। जून महीने में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी ने डिघिया गेज पर लाल निशान पार कर लिया। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना ने मौके का जायजा लिया है। मऊ में घाघरा खतरे के निशान के करीब है, जबकि बलिया में जल स्तर स्थिर है। आजमगढ़ जिले में घाघरा का जल स्तर बढ़ने के साथ मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। 5 गांव में 50 मजरों के संपर्क मार्गों पर घाघरा का पानी चढ़ आया है। घाघरा के जल स्तर में पिछले 72 घंटे से वृद्धि जारी है। रेगुलेटरों पर पानी का दबाव बढ़ गया, जहां तटवर्ती स्थानों पर कटान शुरू हो गया है। हरैया विकासखंड के देवारा खास राजा के बगहवा और चक्की गांव से महज कुछ दूरी पर पानी का बहाव तेज है। कुछ तटवर्ती स्थानों पर कटान हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता दलीप कुमार ने बताया कि जून महीने में औसत से 18 गुना अधिक बारिश होने के कारण जल स्तर बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद सभी बंधे सुरक्षित हैं। बताया कि बाढ़ खंड की टीम लगाई गई, जो 24 घंटे बंधे पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जैसा कि देखने में आया है कि जो मानसून है वो समय से काफ़ी पहले आ गया है और काफ़ी अच्छा आया है, और पिछले जो 24-23 जून तक जितनी बारिश होती थी
इस बार 18 गुना बारिश इस बार ज़्यादा हुई है। और लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे सभी बंदे सुरक्षित हैं पूरी तरह से। और जहाँ पे भी एक निगरानी का और जो भी सामान वगैरह है उसको पूरा रखवाया गया है, स्टाफ पूरा रखा है, वो पूरी मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं। इसलिए डरने वाली बात कोई नहीं है, सभी सुरक्षित स्थिति में। कहाँ पे रेड निशान के ऊपर है सामने? इस समय डिगिया नाले पर जो डेंजर लेवल से ऊपर है, बाकी सभी स्थानों पे अभी डेंजर लेवल से नीचे चल रही है। किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है और इसको लेकर सुरक्षा के कुछ जवान भी आए थे, मॉनिटरिंग किए थे? जी, सुरक्षा की दृष्टि से ये संज्ञान में आया है कि कुछ मिलिट्री या फिर अन्य फोर्स आई थी और उन्होंने आपातकालीन स्थितियों के लिए जायजा लिया और उन्होंने जो भी अपना एक सर्वे किया हो, लेकिन संज्ञान में आया था। और हमारी तरफ से ये है कि हम एक टीम बनाते हैं और बंदों पे उसकी निगरानी करवाते हैं। जेईस और एईस के हम कैंप बनाते हैं और जेईस को सीधे सीधे आदेश रहते हैं कि वो 24 घंटे बंदे पे ही रहेंगे, कैंप करेंगे और एईस उनको मॉनिटर करते रहेंगे। और हमारे द्वारा भी हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे जाकर के सभी को चेक भी किया जाता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि जैसा कि दक्षिण भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा आया था, जिसकी वजह से अप्रैल एवं मई 2021 माह में बहुत अधिक संक्रमण फैला था। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार का कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस के आने की सूचना मिल रही है। ये उससे भी अधिक घातक है, इसलिए आवश्यक है कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से बचने के लिए पूरी सुरक्षा अपनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना का जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अवश्य करें। इससे वो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी लोग घर से निकलें मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा बिना आवश्यकता के बाजार न जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि पूरा जिला प्रशासन वैक्सीनेशन में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 25,000 प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि आप स्वयं को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सकें। सम्मानित जनपद वासियों से मेरी अपील है कि जैसे कि साउथ में आप देख रहे होंगे कई जगह नया कोरोना का वायरस डिटेक्ट हुआ है, डेल्टा प्लस, जो पिछली बार डेल्टा वायरस जिसकी वजह से बहुत संक्रमण फैला था और काफ़ी केसेस एक साथ आए थे अप्रैल मई माह में, तो कुछ साउथ स्टेट्स में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। तो मेरा सभी से यही अपील है कि कोरोना का सारा प्रोटेक्शन ले। जो मूल मंत्र है मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको ज़रूर पूरी तरह से पालन करें और इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मेरा फिर से अपील है, जो ख़ास तौर से जो लोग अपने कामकाज के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो अपने घर से निकले तो मास्क पहन के निकलें, अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें, जब काम हो उसी काम से जाएं और अपने वापस घर पे आएँ। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा, कोरोना का जो असली बचाव है वो वैक्सीनेशन से है। बहुत अच्छा हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, डेली हम 25,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सारे प्रशासनिक और अमला तमला इसमें लगा हुआ है। तो सभी लोग जिन जिन गांव में जाके या शहर पे जो हमारे स्टैटिक बूथ्स हैं जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, वहां पे आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि आप अपने आप को कोरोना की महामारी से बचा सकें। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बनाए जाने के बाद पहली बार गृह जनपद पहुंचे बीएसपी विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए विधानमंडल दल का नेता बनाए जाने पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर से बसपा की सरकार बनेगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से विधायक शाह आलम ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि बसपा सर्व समाज को साथ लेकर चलती है।
समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा समाज को बांटने का काम करती है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को भ्रमित करते अपना वोट बैंक मानती है, जबकि सच्चाई यही है कि मुस्लिम समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बसपा को चुनाव में वोट भी करते हैं। कहा कि विरोधी दल के नेता भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था और बसपा सरकार में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हैं। अभी हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी मायावती जी की जमकर तारीफ की। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर उन्होंने कहा कि अभी तक आजमगढ़ में पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टी की मुखिया मायावती जी ने जो भी निर्णय लेंगी वो सभी को मान्य होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा इसका फैसला बसपा सुप्रीमो ही लेंगी। हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचल राजभर और लालजी वर्मा के सवाल पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। तो माननीय बहन जी की कृपा है और उनका विश्वास है जो उन्होंने हम पे दिखाया है। अपनी तरफ से मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये कोशिश करूँगा कि हमारी नेता को हमसे जो उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। आपके समक्ष इस समय चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि बसपा को फिर से खड़ा करना और बहन जी और आप मिलके किस तरह से उसको आगे ले जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ आपसे बहुत अनुरोध के साथ ये कहूँगा, खड़ा नहीं करना। बसपा अपने पैरों पर बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। आज भी जितने भी राजनीतिक दल यूपी में हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और वोट के अगर गणित के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा दल है। ये तो विरोधी भाषा बोलते हैं कि खड़ा करना है, टूट गई है, कमज़ोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों का आकलन आप कर लें, आप मीडिया के साथी हैं कि किसके पास कितना परसेंट। भी माननीय बहन जी प्रदेश की वो नेता हैं जिनके पास सबसे बड़ा उनकी फॉलोइंग है। तो बहरहाल वो भी जो आपने कहा, अगर कहीं कुछ कमियां बेशियां हैं तो उसको हम लोग सब लोग मिलकर जोड़ेंगे। बसपा तो भाई हम चाहते हैं कि एक सारे समाज के लोग, एक समता मूलक समाज जो हमारी नेता का एक सोच रहती है, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और आप लोग ये भी जानते हैं बसपा इज़ नॉट ए प्योरली पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ ए मिशन। ये गरीबों का एक मिशन है। इसमें समाज के हर कमज़ोर तबके के लोग हैं। हम लोग चाहेंगे कि हर समाज के बिना किसी जाति भेदभाव के सारे लोग इससे जुड़े और ये मिशन मजबूती से आगे बढ़े। 2022 में क्या रणनीति रहेगी बसपा की तरफ से? 2022 में अब इतना ही कहूँगा कि हम लोग सरकार बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, ऐसे ही सब लोग कयास लगाते हैं और बड़े बड़े अफवाहें उड़ाते हैं, जैसे कि कमज़ोर हो गए, ये हो गए। पॉलिटिक्स में यू नेवर नो अबाउट टुमारो कहते हैं। और आप देखेंगे कि बसपा मजबूती से अपने काम को आगे बढ़ा रही है और हम लोग सरकार बनाएंगे। माननीय बहन जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लालजी वर्मा और रामचल राजभर के निष्कासन हुआ, उसको लेकर बड़ा नाराजगी पार्टी कार्यकर्ताओं में रही। राजभर समाज के विशेष करके लोगों ने, कल आजमगढ़ में कई सौ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या संदेश दिया? भाई इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये हमारे लीडर और नेतृत्व की और उनके बीच की बात है। मैं अपने लिए यही उचित समझता हूँ कि इस मामले में मैं ना कुछ बोलूँ। और एक बात ये आती है कि जैसे कि माइनॉरिटी के लोगों अपना एक बड़ा वोट बैंक मानती है। बहन जी ने बहुत प्रयास किया, पिछले चुनाव में भी 97 टिकट दिया, लेकिन उस हिसाब से अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इस बार कैसे आप माइनॉरिटी से जुड़ेंगे बसपा से, क्या मिशन है? जो आपने एक शब्द बोला कि वोट बैंक मानती है, इस पूरी बात में एक बात आपने एक शब्द यूज़ किया कि सपा माइनॉरिटीज़ को अपना वोट बैंक मानती है। ये बिल्कुल सही है। सपा बरसों बरस से माइनॉरिटी को एक वोट बैंक की तरीके से यूज़ कर रही है। अगर हकीकत में आकलन किया जाए बहन जी के शासनकाल की 7 से 12 वाली और 12 से 17 सपा के शासनकाल की, तो आप ये पाएंगे कि जितना माननीय बहन जी के ज़माने में माइनॉरिटी के हितों की रक्षा हुई, उनका डेवलपमेंट हुआ हर स्तर पर, उतना सपा में नहीं हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, सपा के लोग भ्रम फैलाने में हमसे ज़्यादा शायद सक्षम हैं, इसलिए वो लोग झूठ बोल करके। हमारी नेता की एक बात ये है कि वो करती हैं, बोलती कम हैं, करके ज़्यादा दिखाती हैं। और यहाँ ये इस बात की महारत है कि करना कुछ नहीं है, बोलना ज़्यादा है। तो मैं ये मानता हूँ, ये बात सही है कि उससे माइनॉरिटी भ्रमित होती है और उसका वो लाभ भी लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी बड़े पैमाने पर बसपा को भी वोट देती है। हम जीते, हमारे जैसे बहुत से लोग जीते, बहुत से एमपी जीते हमारे, तो ऐसा थोड़ी कि माइनॉरिटी वोट नहीं देती। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सपा उनको भ्रमित करती है। वो चूँकि जज्बाती लोग हैं
और वो करना कुछ नहीं है, सिर्फ बात ही करना है। तो जब बात करना है तो कुछ भी कहलवा लो मुँह से। पंचायत चुनाव में हम पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव अब देखिए, अब जिला पंचायत में तो अभी तक तो यही है कि हमारा प्रत्याशी यहाँ से नहीं लड़ रहा है, तो अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी नेतृत्व अगर निर्देश देगा, जो माननीय बहन जी का आदेश होगा उसका अनुपालन होगा। अगर बहन जी कल को ये फैसला लेती हैं कि नहीं कोई मिस्टर एक्स लड़ेंगे, तो हम लोग पूरी ताकत से उसको लड़ाएंगे। 2022 में आप क्या मानते हैं कि भाजपा से लड़ने के लिए बसपा ही विकल्प है? यही एक विकल्प है, सिर्फ एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, सपा भी डिवीज़न करके समाज को बांटती है। जो हम आरोप भाजपा पे लगाते हैं, सपा उसका सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमारा भाई हिंदू करता है, दूसरा मुसलमान करता है। हम ये कहते हैं कि ये समाज इससे नहीं चलेगा। समाज तभी चलेगा जब सारे लोग एकजुट रहें और मेरिट के आधार पर वोटिंग हो। ये खाली ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करके। और बीएसपी का यही नीति रही है, कभी भी माननीय बहन जी ने धर्म जाति की नफरत पैदा करके वोट नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा काम किया और एक जो उनका जो कुशलता है उनके अंदर, जो उनके अंदर एक क्षमता ईश्वर ने उनको दिया है, उस लेडी ने उसको प्रूफ किया है। और ये मैं नहीं कहता, मैं तो चलो आप कह सकते हैं कि मैं उनका एमएलए हूँ, उन्होंने मुझे लीडर बनाया है असेंबली में, तो ये कह सकता है कोई मुझे तो यही बोलना नहीं, मैं नहीं कहता, ये अपोजिशन के लोग भी कहते हैं। अभी तो 4 दिन पहले माननीय राजभर जी दूसरा दल चला रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि नहीं, ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमने सबका शासन देखा और इस शासन में वो मंत्री भी रहे हैं। अभी तो रहे ही थे ना मंत्री, अभी कुछ दिन पहले हटे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय बहन जी ने अगर कोई विकास किया, उनसे ज़्यादा ना तो विकास के मामले में कोई उनकी बराबरी कर सकता है और ना ही शासन और प्रशासन के चलाने में जिस कुशलता और जिस निष्पक्ष भावना से उन्होंने काम किया, उतना कभी ये एक आदर्श है। ये आदमी बात तो कर सकता है, लेकिन करके दिखाएं तो माने। कभी माननीय बहन जी ने नाम धर्म जाति पूछ के इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने एक राजा की हैसियत से सबको एक नज़र से देखा है। तो बहुजन समाज पार्टी 2022 में गठबंधन करके खिलाफत करेगी? देखिए, अब वो माननीय बहन जी गंभीर हैं सरकार बनाने को लेके। हम लोग जानते हैं, हम लोगों की बातें होती हैं और समय आने पे माननीय बहन जी जो उनको ठीक लगेगा वो निर्णय लेंगी। हम लोग उनके सिपाही हैं, पूरी जी जान से पार्टी के लिए काम पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय बहन जी का जो निर्णय रहता है वो बहुत सोच के निर्णय लेती हैं, कोई बहुत जल्दबाजी में उनके फैसले नहीं होते। इतना हम जानते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। पलहनी के पूर्व प्रमुख प्रमोद यादव के आवास पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रशासन, पुलिस सरकार के मौखिक निर्देश पर प्रत्याशियों को परेशान करने के लिए उनके घरों पर छापे मार रही है तथा गलत तरीके से नाजायज सामान भी बरामदगी दिखा रही है। प्रमोद यादव पलहनी से ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं। उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस दोहरा मापदंड अपना रही है। भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को हथियार लेकर चलने की इजाजत है, जबकि अन्य लोगों की चेकिंग की जा रही है। प्रशासन व पुलिस स्वयं पार्टी बनकर चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। कई ब्लॉकों में पुलिस स्वयं बीडीसी सदस्यों को धमकाकर भाजपा उम्मीदवारों के यहां भेज दे रही है। प्रतिनिधि मंडल इस पर नाराजगी व्यक्त किया है और कहा कि इस तरह की घटनाएं यदि नहीं रुकी तो पार्टी प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी। प्रतिनिधि मंडल में हवलदार यादव, जिला अध्यक्ष, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव, पूर्व विधायक बिचई सरोज, ब्रिजलाल सोनकर, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल, महासचिव हरिप्रसाद दुबे आदि मौजूद रहे। नगरपालिका द्वारा पुरानी जेल की जमीन पर डंपिंग ग्राउंड बनाकर एकत्र किए जा रहे कूड़े से होने वाले संक्रमण की आशंका को लेकर आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे ने शुक्रवार को आवाज उठाई है। आप प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी सदर अधिशासी अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर जनहित में नगरपालिका के डंपिंग ग्राउंड को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए शहरवासियों को संक्रामक बीमारियों से निजात दिलाने की मांग की है। सौंपे गए पत्रक में आप नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे ने कहा कि शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पुरानी जेल की जमीन को पार्क और सौंदर्यीकरण कराया जाना चाहिए, लेकिन नगरपालिका द्वारा उसे डंपिंग ग्राउंड बनाया जाना जनहित के खिलाफ है और नागरिकों के हित को लेकर सरकार संचालित की जा रही तमाम योजनाओं पर खुद नगरपालिका पलीता लगा रहा है, जो कि दुखद है।
नगर अध्यक्ष श्री दुबे ने आगे कहा कि एक तरफ जहां जनजीवन अभी वैश्विक महामारी से पूरी तरह उभरा भी नहीं है, लोग सहमे हुए हैं, वहीं नगर पालिका आजमगढ़ अपने मूल दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतते हुए संचारी रोग माह की धज्जियां उड़ा रहा है। नगर पालिका प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के बजाय कई माह से पुरानी जेल की जमीन पर खुलेआम कूड़ा एकत्रित कर रासायनिक, जैविक, तरल आदि कूड़ों का जुटान करके संक्रामक बीमारियों को दावत दे रहा है, जबकि यह कृत्य कोविड-19 के लिए बेहद घातक है। हर रोज लाखों आम जनता पुरानी जेल के मुख्य रास्ते से आवागमन करती है। उपरोक्त कारणवश डेंगू, मलेरिया, हैजा आदि जैसे घातक रोगों को फैलने की आशंका बुलाती है। उक्त जनहित के विषय पर आज तक नगर पालिका व जिला प्रशासन उदासीन बना हुआ है, जिससे आम जनमानस में भय व आक्रोश व्याप्त है। पत्र के माध्यम से आपने मांग की कि तत्काल अपने स्तर से उपरोक्त समस्या का संज्ञान लेकर जनमानस के स्वच्छ वातावरण, सुंदर जीवन हेतु उक्त डंपिंग ग्राउंड के विषय को निस्तारित कराया जाए। इस मौके पर मिर्जा दानिश, उमेश सिंह, रामरूप यादव, मनीष मिश्रा, राकेश मौर्य, नवीन राय, सलाउद्दीन, इसरार अहमद आदि मौजूद रहे। आज हम नगर के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जनमानस पुरानी जेल के बगल में नगर पालिका द्वारा डंपिंग ग्राउंड बना दिया है कूड़े का। रासायनिक उर्वरा कूड़ा यहाँ आके गिराया जा रहा है और इसमें नाना प्रकार की बीमारियाँ और यहाँ के जो जन सामान्य लोग यहाँ पे रह रहे हैं आवासीय क्षेत्र में, उन तक तमाम तरह की बीमारियों का अंदेशा है। वो बीमारियाँ अभी डेंगू हो सकती हैं, मलेरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है। यहाँ से गुजरने वाले अपने नाक पे डबल गमछा लगा के, मास्क लगा के यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी बुरी दुर्दशा हो गई है। तो क्या नगर पालिका खुलेआम रोगों को बांटने का काम कर रहा है? आज इस आशय पे यहाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। उनके माध्यम से हमारा यह आग्रह है कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से समाप्त किया जाए। अभी वैश्विक महामारी से हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा जनपद अभी उभरा ही नहीं है कि ये खुलेआम बीमारियों की दावत यहाँ का नगर पालिका प्रशासन दे रहा है और अधिकारियों की नाक के नीचे सरेआम मुख्य मार्ग पे ये घटना चल रही है, एक कार्यक्रम चल रहा है, किसी को कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो जल्द से जल्द जिला प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि इस डंपिंग ग्राउंड को हफ्ते भर का हम समय देते हैं। हफ्ते भर के अंदर ये यहाँ से विस्थापन नहीं हुआ इसका, तो हम इसके लिए आंदोलन को बाध्य होंगे। पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक नाली बंदूक को लहराना महंगा पड़ गया। असलाह लहराने का वीडियो वायरल होते ही अतरौलिया थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के महादेवपुर निवासी गुलाब चंद गुप्ता ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बुधवार की सुबह करीब 9 बजे अपनी खतौनी की जमीन में बाउंड्री बना रहा था कि पड़ोस के ही मदन यादव पुत्र रामचंद्र यादव सहित अन्य लोग गोलबंद तरीके से असलहे से लैस होकर मेरे ऊपर हमला कर दिए। उसी वक्त मदन यादव ने अवैध असलहा निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर झोंक दी, जिसमें हम लोग बाल बाल बच गए। बाकी लोग हमारे ऊपर लाठी डंडे से लैस होकर दौड़ा लिए। शोर सुनकर स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए तथा स्थिति किसी तरह से बीच बचाव किया गया। इस संबंध में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थी गुलाब चंद गुप्ता की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें फायर की बात लिखी गई, जिसकी जांच की जा रही है, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 105/21 धारा 307, 323, 506 मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक ये मदन नाम का व्यक्ति है जो एक गांव में आपसी विवाद में जमीन का विवाद था, उसमें एक डीबीवीएल जो कि प्रथम दृष्टया लाइसेंस ही नहीं प्रतीत हो रही है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो उसके हाथ में दिख रही। इस संबंध में धारा 307 का मुकदमा कायम किया गया है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में जनपद की पुलिस ने शातिर अपराधी श्याम बाबू पासी द्वारा की गई अवैध कमाई से खरीदी गई स्कॉर्पियो वाहन को सीज कर दिया। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला कारागार में निरुद्ध जनपद के शातिर अपराधी श्याम बाबू पासी के खिलाफ जुटाए जा रहे हैं
सबूतों के आधार पर पता चला कि उसके द्वारा अवैध कमाई से खरीदे गई स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन उसकी पत्नी सावित्री देवी के नाम से है। वाहन से संबंधित की गई जांच के दौरान जानकारी मिली कि उक्त स्कॉर्पियो वाहन का प्रथम स्वामी बलिया जनपद निवासी अजय सिंह है, जिससे अवनीश कुमार त्रिपाठी नामक दूसरे व्यक्ति ने वाहन को खरीदा। वर्ष 2018 में जनपद के शातिर अपराधी श्याम बाबू पासी ने उक्त वाहन को अपनी पत्नी के नाम से खरीदा और उसका पंजीकरण कराया है। इस बात का खुलासा बीते 2 जून को तब हुआ जब जिला कारागार में निरुद्ध श्याम बाबू पासी का बड़ा भाई सोहन पासी जमानत पर जेल से छूटकर अपराधी प्रवृत्ति कुछ लोगों के साथ घर के लिए रवाना हुआ। अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले में तैनात स्क्वाड टीम ने पीछा किया और मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में उक्त वाहन को कब्जे में ले लिया। इस दौरान वाहन में सवार लोग भागने में सफल रहे। कब्जे में लिए गए वाहन की जांच पड़ताल के दौरान सत्यता उजागर होने पर पुलिस ने शुक्रवार को उक्त स्कॉर्पियो वाहन को धारा 14A के तहत सीज कर दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि वाहन की खरीद फरोख्त एवं रजिस्ट्रेशन में शामिल लोगों की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कि हमारे यहाँ का प्रदेश स्तर का माफिया है, उसका सक्रिय सदस्य है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया था। उसकी एक गाड़ी को सीज किया गया है और 14A के अंतर्गत उसे कुड़ किया जा रहा है। अभी उसमें यह भी पता चला है कि वो गाड़ी जिस नाम से रजिस्टर्ड है उस नाम का कोई भी व्यक्ति उस जगह नहीं रहता। पूरी डिटेल कराई जा रही है और यदि कि फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया जाए तो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है और जहां रजिस्ट्रेशन हुआ उन सबके खिलाफ भी इसमें मुलजिम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।